गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? तो आज हम देखेंगे, देखो बच्चों, दो देशों के बीच या दो रीजन के बीच कैसे हम रिलेशन को देखते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है अफ्रीका यूरोप। जरा एक साथ हम कंपेयर करें अफ्रीका यूरोप के संबंधों को एक साथ कैसे देखा जा सकता है। तो अगर आप इस बात को देखोगे कि एक तरफ है अफ्रीका, एक तरफ है यूरोप, दूसरी तरफ अफ्रीका। तो देखो संबंधों को हम कैसे देखते हैं और ये बड़ा अच्छा कंपैरिजन है कि, और आप याद रखना अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यानी एक ऐसा रीजन है जो विकसित देश है। तो दोनों के साथ हमारा रिलेशन, लेकिन दोनों के साथ कैसे आधार बदलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। और जब हम दुनिया के सबसे समृद्ध भाग की कल्पना करते हैं तो क्या नाम आता है? यूरोप। क्यों यूरोप है? क्योंकि बच्चों देखो भाई, लंदन का नाम किसने नहीं सुना है? लंदन का नाम तो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो यूरोपीय देश में G7 के मेंबर हैं। यूरोपीय देशों ने भाई दुनिया में अगर परमाणु, अच्छा हथियारों की बात करो तो दुनिया में जो इंग्लैंड है, फ्रांस, इनके पास परमाणु हथियार है। ये दुनिया की इकोनॉमी को सेंटर करते हैं। और कुल मिला के अगर यूरोपियन यूनियन देख लिया जाए, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री मार्केट है। यूरोपियन यूनियन, जहां आज भी यूरोपियन यूनियन में क्या है, आज भी 27 देश एक साथ जुड़े हुए हैं। तो आज भी 27 देश एक साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे फ्री मूवमेंट है। यानी अगर आपको दुनिया का ग्लोबलाइज पार्ट देखना है तो आप यूरोप जाओ। मतलब वाकई देशों के बीच सीमा का तो फर्क ही नहीं पता चलता। फ्रांस से जर्मनी जाओ, इंग्लैंड से फ्रांस जाओ, एकदम सीमलेस मूवमेंट। यानी आप कहीं भी जा सकते हो बिना किसी बाधा के। तो आप देखो, और ख़ास तौर पे यानी इन लोगों ने यूरोप में जाओगे, सेंजन वीज़ा है। यानी पूरी यूरोप में जाने के लिए कि क्या सेंजन वीज़ा देते हैं। सेंजन में इसका मतलब आपको वीज़ा जर्मनी, फ्रांस या किसी और देश के लेने की आवश्यकता नहीं। अब सेंजन वीज़ा ले लो, देशों में घूमो। कॉमन करेंसी यूरो है, यूरोप के पार्लियामेंट है। यानी जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, वो यूरोपीय क्षेत्र में नहीं मिलेगी। भाई संप्रभुता तो राज्य की विशेषता है, किसी रीजन की विशेषता थोड़ी है। जरा आप सोच के देखो क्या कमाल का यूरोपियन यूनियन है, दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र। और इन 27 देशों की अगर पूरी इकॉनमी मिला दी जाए तो वो इकॉनमी अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी हो जाती है, चाइना से आगे। और पर कैपिटा इनकम का हाल तो यह बच्चों की आप देखोगे कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, मतलब यहाँ पर कैपिटा इनकम कैसी है? $60,000। तो दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र। और एक खास बात है, केवल इस आर्थिक रूप में समृद्ध नहीं है, सैन्य रूप में भी ताकतवर है। आर्थिक रूप में समृद्ध है क्योंकि आर्थिक रूप में ऐसा क्षेत्र समृद्ध है। तकनीक रूप में, और आप जानते हो कि इकोनॉमिकली इट इज़ अ प्रॉस्पेरस। टेक्नोलॉजिकली इट इज एडवांस। यद्यपि सुरक्षा के लिए ज़्यादातर यूरोपीय देश नाटो पर भरोसा करते हैं, लेकिन दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी अगर आपको लेना हो तकनीकी रूप में संपन्न। कोई साइबर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, विंड एनर्जी, तो आप कहीं भी देखो, यानी विंड एनर्जी की टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, पूरी दुनिया में। अब कहा भी जाता है कि यूरोप तो लगभग कार्बन फ्री स्टेज में आ चुका है, वहाँ सब काम मशीन से होता है। लेकिन एक बात आप देखोगे, 27 यूरोपीय देशों की जनसंख्या मिला दिया जाए, ये अपने आप में 45 करोड़ है, जनसंख्या कम है। दोस्तों एक अजीब सी दास्ता है, जहाँ यानी 45 करोड़ की जनसंख्या इनके यहाँ कंपेरेटिवली कम है, संपन्नता बहुत ज़्यादा, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा। जरा सोच के देख लो दोस्तों, ऐसे देश के साथ संबंध तो बनता ही है। यानी भी पावरफुल देशों के साथ जाओगे तभी तो संबंध बनेगा।
इसलिए अगर इन देशों में अब सवाल ये है कि अगर यूरोप की समस्या क्या है, यूरोप में सारा पर्यावरणीय मानक बहुत हाई है। अब यूरोप की चैलेंज क्या आते हैं, यहाँ इन्वायरमेंटल, यहाँ हाइजीनिक स्टैंडर्ड के बहुत ध्यान रखते हैं। दोस्तों हम कहीं खाने पीने जाते हैं, हमारे जो देखो तो खुले सामान खुले रेडी पर बिक रहा है, ठेले पर बिक रहा है। यूरोप में कोई सामान खुला नहीं बिकता, हाइजीनिक स्टैंडर्ड खिलाफ है। इसलिए जो हमारी दवाइयाँ भारत में बिकती हैं उनके स्टैंडर्ड अलग हैं, जो यूरोप में जाती हैं उनके स्टैंडर्ड अलग हैं। दवाई कंपनी एक ही है लेकिन दो अलग अलग चीज़ें बनाती है। अब सवाल है इनके बाज़ार में पहुंचना थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, और अब मामला ये बनता है कि इनके बाज़ार में क्या बेचेंगे बच्चों। कार बेच नहीं सकते, एयरक्राफ्ट बेच नहीं सकते, ये तो सब यही बेचते हैं। इसलिए आपको अगर राफेल लेना है तो फ्रांस, यहाँ तक कि हमारे यहाँ गंगा को पोल्यूशन फ्री करना है तो यूरोप। भाई टेक्नोलॉजी तो इन्हीं के पास है। पर्यावरण प्रदूषण को स्मार्ट सिटी बनाना है तो यूरोप। हाई स्पीड ट्रेन चलानी है तो यूरोप, जापान। इसका मतलब है आज के देश में भारत सर्विस सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, तो सर्विस सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, इंफॉर्मेशन, फार्मास्यूटिकल में हमारे लिए उधर बाजार है। उसमें भी बड़े हाई स्टैंडर्ड देखने पड़ते हैं। अमूल का वेराइटी, अमूल का ब्रांड उधर नहीं चलता, और अमूल का दूध लेते ही नहीं। अब हम आम बेचेंगे, भाई आम तो यूरोप में होता नहीं। अब आम बेचेंगे तो आम को इतना स्टैंडर्ड पे में रखना पड़ता है कि उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं मिला सकते बच्चों, कीटनाशक हम नहीं मिला सकते। हमारे यहाँ तो कुछ भी, हमारे यहाँ तो बच्चों रेडी पर केला बिक रहा है, और केला को खाने वाले से मतलब है पकाया कैसे गया है, कहाँ रखा गया है, वो केला वाला समझे। यहाँ तो सब चीज़ का मेजरमेंट होता है। कोई भी दवाई, आपने सुना होगा कि हमने अफ्रीका में दवाई भेज दी, कुछ बच्चे पी के दवाई मर गए। यूरोप में ऐसा संभव नहीं है, वो दवाई पास ही नहीं होगी। तो यूरोप संपन्न तो है लेकिन दोस्तों चैलेंजेस भी ज़्यादा है। अच्छा, यूरोप का चैलेंज क्या है, ये पेटेंट की बात करेंगे, बौद्धिक संपदा अधिकार की बात करेंगे। अब इनके यहाँ अगर जर्मनी में कोई कपड़ा भेज दो तो कहेंगे भाई कपड़े कलर ऐसा है कि लोगों की स्किन नुकसान हो जाएगी। अरे हमारे यहाँ के देखो बच्चों, हमारे यहाँ कपड़ा पहनने से मतलब होता है, स्किन से थोड़ी मतलब होता है। स्किन जो होगी होगी, कपड़े, कपड़ा बिल्कुल चमचम होना चाहिए। इसलिए अब देखो, यूरोप अगर एक समृद्ध बाजार है, बड़ा बाजार है, तो वहाँ हमारे चैलेंजेस बढ़ते हैं, हमारे चैलेंजेस वहाँ बढ़ जाते हैं। इसलिए अब सवाल है कि हम यूरोप से क्या ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट। तो आप याद रखो बच्चों, अगर यूरोप पास इन तकनीक है, सब कुछ है, तो बाजार तो हमारे यहाँ है। अरे भाई इतना बड़ा बाजार उन्हें कहाँ मिलेगा। तो चाहे कार का बाजार हो आज, इसलिए यूरोप, और यहाँ तक यूरोपीय कंपनी करे भाई हमारे शराब ही बेचने दो। हमने कहा ना ना भाई, शराब और मत पिलाओ। इसका मतलब कार के बाजार से लेकर शराब का बाजार, ये सब तो मूलतः भारत में है। इसलिए यूरोप को लग रहा है। और भारत में क्यों, आप आज की डेट में देखेंगे चाइना का सबसे, यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार चाइना, लेकिन यूरोपीय देश चाहते हैं थोड़ा चाइना से मामला घटे, इसे भारत तरफ आना चाहते हैं। और इसमें आप देखोगे, बस करंट अफेयर की बात इतनी होती है कि भारत क्या चाह रहा है कि इंग्लैंड से, यानी भारत की 3 स्तर पर बात हो रही है। एक तरफ भारत की बात हो रही है पूरे यूरोपियन यूनियन के 27 देशों से। भारत की बात किससे हो रही है, कि 27 देशों के साथ, ईयू के साथ मुक्त व्यापार हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि हमारे सामान पे वहाँ प्रशुल्क नहीं लगेगा, और वहाँ के सामान आगे हमारे यहाँ प्रशुल्क नहीं लगेगा। और प्रशुल्क न लगने का मतलब है सामान जितना आयात निर्यात वाली वस्तु होगी उनकी लिस्ट बनाते हैं। यानी फ्री ट्रेड का मतलब ऐसा नहीं बच्चों कि हर हर सामान पे कोई फ्री, कोई टैरिफ नहीं, प्रशुल्क लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ों पे 0, कुछ पे 3, कुछ पे 5, इस तरीके से प्रशुल्क की मात्रा बढ़ेगी, तभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। इसका मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर होगा तो यूरोपीय सामान हमारे बाजार में आसानी से पहुंचेंगे, हमारे सामान अंदर पहुंचेंगे, व्यापार बढ़ेगा। तो पहला ईयू के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जानते हो समस्या कहाँ पे आ रही है। समस्या ये है कि यूरोप के साथ समस्या क्या है, अब वो कहते हैं भाई बौद्धिक संपदा अधिकार का आप ध्यान नहीं रखते। अच्छा, हमारे कमाल का देश है बच्चों, दिल्ली में आप आओ, दिल्ली में आप आओ और उधर चले जाओ, एक मार्केट है, एक गफ्फार मार्केट। गफ्फार मार्केट में हर चीज़ इधर का उधर मिल जाएगी। नेहरू प्लेस में कभी जाओ कंप्यूटर लेने, तो आप कंप्यूटर लेने जाओगे तो कंप्यूटर वाला ये नहीं पूछे कौन सा कंप्यूटर लोगे, पूछेगा ये बताओ सबसे अच्छा कंप्यूटर हम बना के दे दें। इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर। ये तो बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन है। जो हम इकोनॉमी में पढ़ोगे भी,
तो अब ये समस्या ये है कि इनके साथ मुक्त व्यापार करने में फ़ायदा तो है लेकिन कठिनाई भी है। और ये क्यों चाह रहे हैं? ये भी चाहते हैं कि चाइना पर इनका व्यापार थोड़ा कम हो, तो भारत को देख रहे हैं। लेकिन भारत को समस्या क्या है कि भाई ये चाहते हैं कि हर चीज़ शुल्क मुक्त रूप में भारत में चली जाए। तो अब हम तो शराब तो नहीं परमिशन दे सकते, अब ये चाहते हैं कि शराब पे भी हम टैरिफ ना लगाएं। और इनके लिए तो बड़ी महंगी महंगी कार है, वह कार में हम ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, वो हमारे यहाँ लग्जरी आइटम है। जो भारत में लग्जरी आइटम है इनके लिए सामान्य प्रयोग का वस्तु है। भाई हमारे यहाँ छोटी मोटी कार हो जाए, टाटा नैनो, उतना ही बहुत है, बाकी तो हम काम चला लेंगे महिंद्रा से। इसलिए बच्चों इनकी एक तो इनके साथ व्यापार की बात चल रही है, दूसरा भारत और यूके के साथ, इंग्लैंड के साथ ये भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। इसके साथ भी एफटीए मुक्त व्यापार, मतलब इसके साथ भी एक तो हम यू के साथ एफटीए की बात कर रहे हैं, दूसरी हम इंग्लैंड के साथ एफटीए की बात कर रहे हैं, और तीसरा जो अभी मार्च 2024 में हो गया है, ये तो भी प्रगति पर है, यूके और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। इसका मतलब है भविष्य में भारत यूरोप की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि भाई यूरोप अमीर बाजार है, बड़ा बाजार है, उनको हमारा बाजार चाहिए, हमें इनको टेक्नोलॉजी चाहिए, और यूरोप की ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां भारत में निवेश करेंगे बच्चों, तभी तो भारत का व्यापार बढ़ेगा। और हकीकत ये है कि भाई जो सबसे बड़ा पैसे वाला देश है दोस्तों, वही इन्वेस्टमेंट करेगा तभी तो बात बनेगी। इसलिए हम तो चाहते हैं कि इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा आए, लेकिन अब उसके लिए थोड़ी हमारे यहाँ, अब देखो बच्चों यहीं पे हम चूक जाते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं आ पाता। क्यों? राजनीतिक संकट अपने आप रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नियम कड़े हैं। आप देखोगे हमारे यहाँ तो सवाल ही, हम तो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट, चाइना जैसे तानाशाही देश में सोचो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, हमारे यहाँ इन्वेस्टर भरोसा ही नहीं करता। वो कहते हैं यार पता नहीं इंडिया में आज कोई कुछ कहे, कल कोई कुछ कहे, भरोसा ही नहीं है। तो ये चैलेंज हमारे हमेशा आता है। लेकिन इसी बीच में हमने क्या किया है बच्चों, कि इसी बीच में हमने क्या किया है कि एक फैक्ट आपको और दिखा दे, इसी बीच में भारत ने क्या किया है, इंडिया ने क्या किया है, नॉर्वे, भी मार्च 2024 में। अब यही केवल घटना करंट अफेयर है बच्चों, मुद्दा तो एक ही है। और यूरोप के साथ जाएंगे तो मुद्दा क्या है, और हम बार बार यूरोप को समझाते हैं देखो भाई दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, तो मूल्य तो हमारे मिलते हैं, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था ये भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, बड़ा बाजार ये भी अपने आप इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो ये अपने आप इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमारे यहाँ ये, इसका मतलब है जब यूरोप की बात करेंगे, यूरोप का मतलब डेमोक्रेसी, यूरोप का मतलब उदारवाद, यूरोप का मतलब है डेमोक्रेसी, यूरोप का मतलब उदारवाद। और ये खास बात है कि अगर यूरोप की बात देखी जाए तो अपने आप में ये दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, दुनिया का सबसे डेमोक्रेटिक क्षेत्र है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अब मैंने आगे बढ़ाने का है, हम तो ये भी यूरोप को समझा रहे हैं कि चिंता मत करो, आतंकवाद दुनिया की बड़ी समस्या हो सकती है। यूरोपीय देश आतंकवाद के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर भी कोऑपरेशन हो रहा है, राफेल फ्रांस से मंगा रहे हैं। तो यूरोप भी जानता है कि भाई, और हमने तो राफेल इतना फ्रांस से खरीदा कि फ्रांस में चुनावी मुद्दा बन गया, वो इतना बड़ा बाजार है भाई, 100 राफेल खरीदने के ऑर्डर दे देना, 30-25 ऐसे हम खरीदते हैं। तो अभी हमने क्या किया है समझौता, मार्च 2024 में क्या किया है, मार्च 2024 में बच्चों किया है नॉर्वे, आइसलैंड, लेटेस्टीन और स्विट्जरलैंड के साथ। नॉर्वे, आइसलैंड, लेटेस्टीन, स्विट्जरलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता किया है। ये बड़ी बात है। अब देखो आपको लगे करंट अफेयर है, देखो बच्चों हमेशा आपको विश्लेषण हमेशा सैद्धांतिक होता है। मान लो ये कभी मेंस एग्जाम में आ जाए कि इनके साथ समझौता, तो इनके साथ समझौते का मतलब क्या, क्यों समझौता, भाई यूरोप है, पहले आपको ये देखने की यूरोपीय देश है, क्यों समझौता, टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमारे यहाँ क्यों समझौता, बाजार है। और बड़ा चेंज इसमें ये है बच्चों, परंपरागत रूप में देखो हमारे यहाँ, भाई यूरोप में 27 देश हैं, तो परंपरागत रूप में देखोगे यूरोप के साथ हमारा संबंध कहाँ सीमित होता है,
इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जो हमारे यूरोप के साथ संबंध होते हैं वहीं तक सीमित होते हैं। इसका मतलब है कि केवल अगर 27 देश है तो 8-9 देशों के साथ ही संबंध बेहतर है, इससे तो काम नहीं चलेगा। अपने आप में अपने आप में बच्चों यहाँ के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी ईस्ट यूरोप। भाई अभी तक पता चला कि हमारा पूरा रिलेशन क्या है, यूरोप के पार्ट से है। इसे कहते हैं संबंधों को डाइवर्सिफाई करना। और भारत यूरोप के साथ आप देखोगे बच्चों, एक जैसी व्यवस्था मिलती है, हम डेमोक्रेटिक हैं, साझे मूल्य है। इसलिए चाइना का आगे बढ़ना ये दोनों के लिए चैलेंज है। तो हम डेमोक्रेटिक देश हैं, हम लिबरल व्यवस्था को मानते हैं, उदारवादी व्यवस्था है, ये एक समान है। तो यूरोप के साथ कभी भी जाओगे तो मुद्दा यही रहेगा। अब आपको लगता होगा समझौता नया हो गया, मैं भारत इंग्लैंड के बीच फ्री ट्रेड हो जाए, भारत ईयू के बीच फ्री ट्रेड हो जाए। और भारत ईयू के बीच फ्री ट्रेड में बाधा क्या है? बाधा मैंने पहले बता दिया। बाधा ईयू क्या चाहता है कि हम सारे सामान को इधर आने दें, बौद्धिक संपदा अधिकार के कठोर मानक अपना दें। ये बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? कि मान लो मैं कोई सामान बेचना चाहता हूँ बाजार में, तो पहले निर्माता की परमिशन ले ले। मान लो कोई दवाई रिसर्च कर किसी कंपनी ने बना दी और मैं सोचता हूँ वो दवाई मैं मार्केट बेच दूँ, वह उस निर्माता कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। यही बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कितना पैसा देंगे तो हम कंगाल नहीं हो जाएंगे बच्चों? और दूसरी बात है, अपने उद्योगों का संरक्षण करना तो इंडिया का काम ही है। हमें क्या प्रॉब्लम है कि यूरोप के देश क्या करते हैं, लेबर स्टैंडर्ड अपनाते हैं। आप जानते हैं यूरोप में कहाँ प्रॉब्लम आती है? अब वो कहेंगे कि हम कालीन नहीं लेंगे, तो हम क्या, भाई पूछो क्यों नहीं लोगे? कहेंगे आप लोग बच्चों से काम करवाते हो, अब लो। तो अब ये ह्यूमन राइट्स मानक को ला देते हैं, बच्चों से काम करवाते हो इसलिए हम ये इन्वायरमेंट को नहीं देखते, इसलिए हम आपसे कोई सामान नहीं लेंगे। ये सारे उनके जो नॉन इकोनॉमिक मेजर्स हैं, नॉन ट्रेड मेजर्स हैं, वो हमारी बड़ी आपत्ति होते हैं। अब हम वहाँ मछली हमने बेचना शुरू किया बच्चों, हमारी मछली बड़ी सस्ती होती है। मैं देखो हमारे पास बच्चों फ़ायदा क्या है? सस्ता श्रम है, चीप लेबर है हमारे यहाँ, एबेंडेंस ऑफ लेबर है। इसलिए हमारी चीज़ एक्सपोर्ट होती है। तो वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी तो हमारे पास कम है, सस्ता लेबर है, वो सस्ते लेबर को कैसे बैलेंस कर देंगे? हमने वहाँ मछली भेजी, उनका अरे यार तुम लोग ऐसे, तुम्हारी मछली की जाल ठीक नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे, तो मछली अगर ऐसे ले लोगे तो मछली की मार रोएगी। हमने कहा अरे भाई, इन्वायरमेंट के बारे में तो नहीं कंसर्न है तो सारे समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। तो बच्चों ये चैलेंजेस आते हैं जिससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा उसी दिन ये करंट अफेयर के विषय होगा। तो केवल बात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नहीं है बच्चों, बात यूरोप की है। और यूरोप की विशेषता तो हमेशा एक ही जैसी रहेगी। और बस एक फ़र्क हो जाता है, इस समय यूरोप क्या है, यूक्रेन क्राइसिस कारण, बस यही करंट अफेयर होता है। यूक्रेन क्राइसिस कारण सुरक्षा के मामलों पर थोड़ा डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से रसिया आक्रामक हो रहा है, चाइना का राइज हो रहा है, ऐसे मामले में यूरोप चाहेगा भारत जैसा लोकतांत्रिक देश आगे बढ़े। अगर भारत जैसा लोकतांत्रिक देश आगे नहीं बढ़ेगा तो बात फिर नहीं बनेगी। इसलिए बच्चों, एक तो है यूरोप, दूसरा क्या है, अफ्रीका। अब अफ्रीका की विशेषता एकदम अलग आ गई। यही देखो संबंध देखने का तरीका है, यानी यही संबंध देखने का तरीका है कि खास बात क्या है। अगर वो पहले दिन फॉरेन पॉलिसी याद होगी तो हमारे यहाँ जो 30 करोड़ का बड़ा बाजार है वो यूरोप से बड़ा हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ गरीब जनसंख्या भी है। तो दोस्तों, अगर हम यूरोप के साथ जा रहे हैं, अगर हम G7 की मीटिंग में जा रहे हैं, तो इसका एक कतई मतलब नहीं है, इसका ये मतलब न माना जाए कि हम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, विकासशील देशों का हाथ छोड़ देंगे, क्योंकि अफ्रीका का महत्व अलग है। अफ्रीकी देश क्या है, G7 मेंबर तो है नहीं। लेकिन अफ्रीका का खास बात क्या है? देखो अफ्रीका में क्या खास बात है? अगर यहाँ कंपैरिजन करोगे, अफ्रीका क्या है, यानी अफ्रीका की आबादी लगभग 120, अफ्रीका मतलब 55 देशों का अफ्रीकी समूह। अफ्रीका का देख लोगे, इस समय दुनिया का सबसे बड़ा उभरता बाजार, राइजिंग मार्केट अफ्रीका है। उभरता बाजार कौन है? अफ्रीका।
राइजिंग मार्केट अफ्रीका, क्योंकि 55 जो देशों की जो टोटल पॉपुलेशन है, दैट इज अ मोर देन 120 करोड़। वही यूरोप की जनसंख्या कम हो रही है, अफ्रीका एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन गरीब है। यूरोप की पर कंपेरिजन करो, यूरोप की पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में 10 गुना है, अफ्रीका की पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में लगभग 5 गुना नीचे है। इसलिए कभी आप यूरोप जाओ, अगर कभी यूरोप आप जाओ दोस्तों, तो बड़ा ख़राब आपको लगे। क्यों? क्योंकि अब पता चला कि अब 5,000 रुपये दोगे तब तो आइसक्रीम, भारत के हिसाब से 5,000 रुपये दोगे आइसक्रीम खाओगे। लेकिन जैसे अफ्रीका में जाओगे रुपए की कीमत बढ़ जाती है। जैसे यूरोप में जाते हो रुपए की कीमत एकदम से, भाई 1 पाउंड में 70 रुपये, 1 पाउंड इज इक्वल टू 70 रुपये दोगे तब 1 पाउंड होगा। तो मान लो 5 पाउंड का आइसक्रीम वहाँ खाना है, तब तो फिर 350 रुपये दोगे फिर आइसक्रीम मिलेगी। इसे यूरोप में पैसा बहुत खर्च हो जाता है, तो यूरोप में एक अलग मामला है। तो यही दुनिया के दो अलग अलग क्षेत्र हैं बच्चों, यानी हमारी पर कैपिटा इनकम अफ्रीका से ज़्यादा है, यूरोप से कम है। तो अफ्रीका को क्या हम दे सकते हैं, बहुत लॉजिकल है। अब बच्चों आप ये सोचो, हम अफ्रीका में क्या निर्यात कर सकते हैं? छोटी मोटी कार, बाइक, स्कूटर। यूरोप में ऐसा संभव नहीं है। ये देखो अभी क्या हुआ, देखो नया इंडिया आ रहा है बच्चों, अभी क्या टाटा ने जगुआर को टेक ओवर कर लिया है। जब टाटा ने जगुआर को टेक ओवर किया, इसका मतलब है कि आज की डेट में टाटा की कार फ्रांस में ही बिक रही है। एक नया आइडिया है, क्योंकि अब यूरोपीय देश अगर ज़्यादा मार्जिन चाहेंगे तो अपनी कंपनी ला दें इंडिया में। बच्चों, इंडिया में रोजगार देने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की बढ़ा दीजिए। और मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगी? जब भारत में इन्वेस्टमेंट आसान हो जाए। तो यूरोप के सारे देश हमारे यहाँ कार बनाएं, कार की कीमत सस्ती हो जाएगी। जर्मनी, फ्रांस में कार बिकेगी, कार की कीमत बहुत बड़ी होगी। और धीरे धीरे डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम लाना चाहते हैं। यही तो मामला फ्रांस से फंस रहा था, लेकिन यहाँ से तकनीक लेंगे, अफ्रीका को देंगे। यानी अफ्रीका इज़ वन ऑफ द राइजिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। अब देखो यही कंपैरिजन करने की बात होती है। यहाँ ये क्या है, बहुत हाई मार्केट है। मतलब आप ऐसे देखो, हमें दो लोगों के साथ रिलेशन बनाना है, एक बड़ा अमीर आदमी है लेकिन दूसरा गरीब आदमी है। गरीब आदमी के यहाँ काम करने वाले लोग ज़्यादा है, अमीर आदमी के यहाँ कोई है नहीं। तो दोनों के साथ तो बच्चों यही तो इंटरनेशनलाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी है दोनों, और यही जीवन की भी कॉम्प्लेक्सिटी है। हर आदमी काम आता है, हर आदमी की उपयोगिता अलग अलग है। इसे अफ्रीका के साथ क्या है, और अफ्रीका इट इज़ मतलब नेचुरली रिसोर्स का आधार है कि जहाँ पे, यानी रिच इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न। रिच इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अगर आपको कहीं डायमंड, आयरन, लोहा, कोयला कुछ भी लेना है तो अफ्रीका जाना पड़ेगा, और ऐसे कहीं इन्वेस्टमेंट करने में बड़े फायदे हैं। इसलिए आज की डेट में क्या हो रहा है, अफ्रीका से भारत की ऊर्जा आवश्यकता का, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का लगभग 25% अफ्रीका से आ रहा है। इंडिया इज इम्पोर्टिंग ऑलमोस्ट 25% ऑफ इट्स एनर्जी नीड फ्रॉम अफ्रीका। हम अब ऊर्जा आवश्यकता का 25% वहाँ से ले रहे हैं। और ये बड़ी कमाल की बात है। इसका मतलब है नाइजीरिया, सूडान, अंगोला। अब इसका मतलब है कि हम पश्चिम एशिया पे डिपेंडेंसी थोड़ा कम करना चाहते हैं। हम केवल पश्चिम एशिया पे डिपेंडेंट थोड़ी रहेंगे ऊर्जा के लिए। आप देखते हो पश्चिम एशिया में अलग मारामारी है, रूस और यूक्रेन के बीच में कब मारामारी हो जाए और गंभीर हो जाए मामला तो गड़बड़ा जाएगा। दैट इज़ पॉलिसी ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। हम अपने रिसोर्स डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो यूरोप के लिए तेल और गैस हमें नहीं चाहिए, वहाँ से टेक्नोलॉजी चाहिए। यहाँ से क्या चाहिए? तेल चाहिए, गैस चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ तो तमाम प्राइवेट सेक्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है अफ्रीका में, टाटा, रिलायंस। अच्छा, ये भी बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी मित्तल, फ्रांस में वो कहा जाता है आयरन 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 का पूरा अंपायर बना लिया है, स्टील अंपायर। तो
लेकिन अब ऐसे भारतीय लोग भारत में निवेश करने से कतराते हैं, यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ऐसे अगर इंडिया ने आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दें तो यूरोप दोस्तों अलग तरीके से है। अफ्रीका के साथ क्या है, एनर्जी नीड्स है तो नाइजीरिया, अंगोला, सीरिया, और सबसे बड़ी बात है अफ्रीका में हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम हो रहा है, अफ्रीका में वो भी पिछड़ापन है। इसलिए अब देखो चाइना चाइना अफ्रीका के देशों में बड़ी मात्रा में, आज की डेट में अफ्रीका को सबसे बड़ी आर्थिक सहायता देने वाला चाइना, अफ्रीका को सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चलने वाला चाइना और रोड बेल्ट प्रोजेक्ट। इसलिए अब देखोगे चाइना का महत्व पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो अफ्रीका गरीब देश है। अब अच्छा हमारे पास उतना पैसा है नहीं बच्चों, हम अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते। हाँ जापान मिल जाए, अमेरिका मिल जाए, यही गड़बड़ी काम है। अब क्वाड के देश मिलते तो हैं, कई बार हमने कहा भाई थोड़ा सा उधर चलो, लेकिन ये मामला बन नहीं पाता। इसलिए अब देखोगे कि हम क्या करते हैं, हम अफ्रीका में क्या करते हैं, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, कैपेसिटी डेवलपमेंट। हम अफ्रीका में क्या चलाते हैं, कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इन्हीं कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम क्या है, टीम 9। इसे नाम है इसका, ये सब नाम है। तो नेपेड, इसी कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नए नए नाम है नेपेड। नेपेड का मतलब है न्यू पार्टनरशिप ऑफ अफ्रीकाज डेवलपमेंट, और क्या है टीम 9, यानी टेक्नो इकोनॉमिक अप्रोच फॉर, टेक्नो इकोनॉमिक अप्रोच फॉर मैनेजमेंट ऑफ अफ्रीका, टीम 9। तो अब देखोगे ये सब क्या है नाम है। अच्छा कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या है बच्चों, अब सवाल है अफ्रीका में डायमंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो डायमंड काटना नहीं जानते, तो उनको हम कैपेसिटी डेवलपमेंट करते हैं। अरे कैपेसिटी डेवलपमेंट का सीधा मतलब ट्रेनिंग। अब बात याद रखना, किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना एक मामला है कि मान लो चलो हमने हाईवे बना दिया, पुल बना दिया, अब उसके लिए पैसा चाहिए। चाइना का कार्यक्रम किस में होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, ब्रिज बना देगा, रेल बना देगा। और दोस्तों अफ्रीका सस्ता बाजार है, वहाँ सस्ती वस्तुओं की डिमांड है, इसलिए भारत के सबसे बड़े दवाओं की खपत तो अफ्रीका में होती है। और अफ्रीका की आसानी क्या है, यूरोप में तो बड़ा हाई रेगुलेशन है, चेकिंग है। अब देखो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, अभी हमने मान लो हमने कोई मसाला भेज दिया, एवरेस्ट और एमडीएच का मसाला था, साउथ ईस्ट एशिया कुछ देशों ने उसको चेक कर लिया। वैसे हमने कुछ सिरप भेज दी थी अफ्रीका में, वो पकड़ा गया, उसमें कुछ बच्चे मर गए। बच्चों ये नहीं कह रहे, कई बार चाइना भी जानबूझ के ऐसे काम करता है, लेकिन हर ब्लेम चाइना पे तो नहीं दे सकता बच्चों। ये बात इंडिया में यानी प्रोडक्शन जरूर नहीं, क्वालिटी थोड़ी कंट्रोल भी होनी चाहिए। इसका मतलब है हम सस्ती, वी आर एक्सपोर्टर ऑफ चीपर गुड्स, अफ्रीका उसके लिए बड़ा मार्केट है। इसलिए अब देखो यूरोप का इंपॉर्टेंस अलग, अफ्रीका का इंपॉर्टेंस अलग है। अब ये समझने कि ये तो हमेशा ऐसा रहेगा, अब ऐसा तो नहीं होगा बच्चों अगले 2-3 साल में एग्जाम आप देने जाओगे तो अफ्रीका दुनिया का सबसे अमीर क्षेत्र बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, और अचानक यूरोप मर जाएगा। इसलिए आईआर में बेसिक पॉइंट अगर आपको याद हो तो कोई भी चीज़ आप करंट अफेयर लिख सकते हैं। अब इसी को नाम क्या होगा, मान लो कंपाला अफ्रीका का एक शहर है, कंपाला विजन। कंपाला विजन का सीधा मतलब अफ्रीका के शहर का नाम है, तो कंपाला विजन का मतलब क्या है, इंडिया इसी के अंतर्गत तो अफ्रीका के साथ आगे बढ़ा रहा है। इन सारे जो इंडिया का अप्रोच है अफ्रीका के प्रति, वही तो कंपाला विजन है। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है। अब देखो अफ्रीका में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, और अफ्रीका के जो सहारा क्षेत्र के लगभग 30 देश हैं वो तो बड़े ही गरीब हैं, चाड, बर्किना फासो, सोमालिया, ये सब बड़े गरीब देश हैं। तो अब ऐसे देशों में तो बच्चों मतलब कुल मिलाकर देखा जाए 30 देश तो कुल मिलाकर 57 है, 30 देशों में तो खाने के संकट आ जाते हैं, दवाइयाँ नहीं होती। ऐसे भारत का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसलिए आप देखोगे अफ्रीका के लोग हमारे यहाँ आते हैं मैक्स में, हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल उसमें ट्रीटमेंट के लिए लोग अफ्रीका से आते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसलिए ये बात कही जाती है कि अफ्रीका से जो भी लोग इधर आ रहे हैं, अफ्रीका से जो लोग इधर आ रहे हैं, तो क्यों ना हम ही वहाँ हॉस्पिटल खोल के ये काम सब कर दें।
इंडिया ने वहाँ पे हॉस्पिटल भी खोले हैं, नर्स को ट्रेनिंग देते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टीचर्स हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा नर्स हमारे यहाँ। इस वजह से कहा जाता है यही इसी को कहते हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट। ये काम इंडिया कर रहा है और इसका मतलब है ये जितने विकासशील देश हैं बहुत लॉजिकल है। अब इंडिया कैपेसिटी डेवलपमेंट यूरोप में थोड़ी करेगा भाई। यूरोप से तो हम सीखते हैं, यूरोप हमें ट्रेनिंग देता है, हम यूरोप को ट्रेनिंग नहीं दे सकते। लेकिन अफ्रीका के साथ क्या है, मामला उल्टा है। अफ्रीका हमें थोड़ी ट्रेनिंग दे रहा है, हम अफ्रीका को ट्रेनिंग देंगे। अभी वहाँ रेल चलवा रहे हैं, लेकिन चाइना भाजी मार लेता है। इसलिए बच्चों जरा सोच के देखो, और हमारे यहाँ वंदे भारत सब हाई हाई टेक ट्रेन होगी, जो छोटी मोटी ट्रेन होगी वो सब हम अफ्रीका को बेच देंगे। ये फ़ायदे हैं। हम अपने यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इसराइल को देख रहे हैं, अमेरिका को देख रहे हैं। अफ्रीका में ग्रीन रेवोल्यूशन हम ही कर सकते हैं। कारण ये है बच्चों, अब अफ्रीका भाई गरीब देश बड़े बड़े सामान नहीं खरीद सकता। इस दुनिया में हर प्रोडक्ट बिकता है। अरे किसी शहर में चले जाओ, आपको होटल 500 रुपये मिल जाएगा और होटल 10,000 रुपये मिल जाएगा। अब ये तो हर चीज़ अवेलेबल है। इसलिए बच्चों अगर मान लो कि अफ्रीका में वंदे भारत क्यों नहीं चल सकती हाई स्पीड ट्रेन। अब यूरोप की हाई स्पीड ट्रेन इंडिया में चलेगी, क्योंकि यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी है, उतना लोग पे कर देंगे, वहाँ कोई बैठेगा ही नहीं। अभी बच्चे वही बहुत सारे, अभी कहीं युगांडा वगैरह में चले जाओगे तो ऐसा लगेगा कि यार छत्तीसगढ़ और झारखंड किसी दूर दराज के क्षेत्र में चले आए हैं, रांची उची में नहीं। ये दूर दराज क्षेत्र में ऐसा अफ्रीका दिखेगा आपको। यानी मैं कुछ शहर एक्सेप्शन है साउथ अफ्रीका, जहाँ पे साउथ अफ्रीका एक्सेप्शन है। इसलिए बच्चों अफ्रीका का वहाँ बड़ा बाजार है, सस्ती वस्तुएं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम बेच सकते हैं। यहाँ पे सस्ती वस्तुओं की डिमांड नहीं है, यूरोप में सस्ता नहीं चाहिए आपको, यूरोप में क्वालिटेटिव चीज़ें चाहिए, और यहाँ सस्ती चीज़ें चाहिए। यह हम कैपेसिटी डेवलपमेंट करते हैं, यहाँ के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ हर देश में लोकतंत्र है, लेकिन आप जानते हो कि यूरोप, अब अफ्रीका है, सोमालिया के डाकू ने दुनिया को तंग कर रखा है। और सोमालिया के डाकू आए कैसे बच्चों? सोमालिया के डाकू अब देख ही रहे हो। तो सोमालिया के डाकू क्या करते थे, आसपास के क्षेत्रों में भाई समुद्र किनारे पहले क्या करते थे, ये भाई मछली पकड़ने जाते थे। तो धीरे धीरे मछली वहाँ नहीं मिलनी शुरू हुई, तो फिर नाव लेके गहरे समुद्र में निकल गए। और जब नाव लेके गहरे समुद्र में देखा है तो वो चमचम जहाज हैं, उनको लगा यार हम यहाँ पे कहाँ पड़े हुए थे। इसलिए उन्होंने ये हाईजैकिंग करने शुरू कर, पायरेट्स, और दुनिया के लिए बड़े सरदर्द है ये। तो अलग अलग क्षेत्रों की समस्या अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, अफ्रीका के साथ अगर हमारे इतने रिलेशन है, तो आप कहोगे कि और बाकी अफ्रीका के साथ रिलेशन कैसे हैं? धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। और एक खास बात है, अफ्रीका में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी संख्या में है। द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन डायस्पोरा, अफ्रीका में बहुत बड़ी संख्या भारतीय डायस्पोरा की है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। तो ये भी हमारे लिए एडवांटेज है। कीनिया, युगांडा, मॉरिशस, तो साउथ अफ्रीका, कीनिया, युगांडा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप देखोगे, अब यहाँ इंडियन ओरिजिन के लोग ज़्यादा हैं, तो भाई जहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे व्यापार के चांसेस होंगे और मामला। अच्छा, यूरोप में भारतीय मूल के लोग हैं, इंग्लैंड में इस समय लगभग 10 लाख इंडियन है, फ्रांस में। तो इंडियन तो हर जगह है, लेकिन वहाँ थोड़े, यहाँ वो इंडियन है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं। यहाँ वो इंडियन है जो अंग्रेजी ले गए थे, तो अभी उतने पावरफुल नहीं है, फिर भी कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन बच्चों देखो, जहाँ जहाँ इंडियन बाहर गए हैं वहाँ बड़ा अच्छा किया है। और ये देख के आप दंग रह जाओगे कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा जो बिजनेस फैमिली है वो इंडिया गुप्ता बंधु है, सहारनपुर से, यूपी से। और ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इंडियंस पे कई बार अफ्रीका में हमला किया गया, करवाया गया। कई बार देखो भारत विरोध पैदा करने के लिए चाइना सब काम करता है। अब ये देखो, ये नकारात्मक पॉलिटिक्स है बच्चों। यानी जैसे कई बार हम इंडिया में कहते हैं कि ये अदानी बेकार है, अंबानी बेकार है, सब पॉलिटिक्स है। वैसे भारतीय मूल के लोग सोचो, जिन्होंने अपने मेहनत से जो अफ्रीका में गए, कैसे मजदूर के रूप में गए थे, अफ्रीका मजदूर के रूप में गए और आज व्यापारी बन गए।
अब लोग उनको टारगेट कर रहे हैं कि नहीं भैया ये तो इंडियन आए यहाँ पे इतने अमीर हो गए, ये सबका शोषण कर रहे हैं। ये कहानी है बच्चों कि शोषण और प्रगति में कोई शोषण करता है या कोई इफिशिएंट है, इस बारे में बड़े विवाद है। लेकिन अब सवाल है, अगर यही इंडियन न गए होते तो पूरे वहाँ तो कोई बिजनेस कर ही नहीं पा रहा था। इंडिया ने जाके वहाँ बिजनेस किया बच्चों, तब अफ्रीका को लगा कि हाँ भाई अब थोड़े काम किए सकते हैं। तो लोग आपके विकास में सहायक हैं या आपका शोषण कर रहे हैं, हमेशा डिबेट का पॉइंट रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स में सबसे आसान क्या होता है कि ये बता देना ये शोषण कर रहे हैं। और जरा कंपैरिजन कर लें कि यूरोप और अमेरिका अफ्रीका के बीच में फिर रिलेशन कैसे हैं बच्चों। हमारे साथ चैलेंज क्या रहा है? देखो हमारा ट्रेड ज़्यादातर देशों के साथ 100 से $125 बिलियन के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। ये हमारा चैलेंज है, क्योंकि अब जब हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं होगी बच्चों तो हम कहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यूरोप के साथ क्या है भाई, हमारी G7 की मीट होती है, यूरोप के साथ हम कहाँ मिलते हैं? G7 के फोरम पे, G20 के फोरम पे यूरोप के साथ यहाँ मिलते हैं। और ख़ास तौर पर कुछ जगहों पर यूरोप ट्रेड के मामले में फ्री ट्रेड की चर्चा चल रही है। लेकिन कुछ मामलों पर यूरोप के साथ हमारे इन्वायरमेंट की इशू पे, ह्यूमन राइट्स की इशू पे, उस पर चैलेंज आता है। क्योंकि साझेपन तो ठीक है, लेकिन पर्यावरण के मुद्दे पर, क्योंकि इनके यहाँ पर्यावरण के मानक बहुत ज़बरदस्त हैं। वही हमारे यहाँ गरीब देश है भी, अब नहीं हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया नहीं है। तो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड को लेकर, पर्यावरण मानक को लेकर इनके जो मानक है बच्चों हम अपनाएंगे, पता चला हमें तो पहले दलिया खिलाना है लोगों को। दूसरी बात है श्रम मानक, लेबर स्टैंडर्ड को लेकर। ये सब अफ्रीका में समस्या नहीं होती। ये समस्या अफ्रीका में नहीं होती जो यूरोप में आपको बार बार दिखेगी। और इसलिए इन्हीं इन्हीं मामलों पर मतभेद है, तभी तो बच्चों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो भारत और यूके के बीच में यानी ट्रेडिंग पार्टनर, तो यूरोप का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बात अच्छी बात है, लेकिन फिर भी $100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा यूरोप। लेकिन वो क्षमता चाइना के साथ आप देखोगे $600 बिलियन। तो चाइना तो बहुत लीड लिए हुए है। यहाँ आप देखोगे अफ्रीका का मामला क्या है। अब बच्चों अफ्रीका में हमने क्या किया, इंडिया अफ्रीका, चूँकि अफ्रीका में फिर वही संसाधन है, एनर्जी है। अफ्रीका के साथ थोड़ा और मामला बढ़ रहा है, जैसे यूरोप के साथ यहाँ चैलेंज है, ये तो चैलेंज है। लेकिन भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भविष्य में यूरोप के साथ थोड़ा सामरिक संबंध भारत आगे बढ़ाना चाहता है। यद्यपि ये कहा जाता है कि भारत और यूरोप के बीच सामरिक संबंध सबसे कमजोर कड़ी है, क्योंकि बच्चों यूरोपियन यूनियन कोई स्ट्रेटजिक इकाई नहीं है। भाई हमारा सामरिक संबंध जर्मनी के साथ है, इंग्लैंड के साथ है, फ्रांस के साथ है, यूरोपीय यूनियन के साथ नहीं है। और मैं तो यूनियन के साथ संबंधों की बात कर रहा हूँ। अब यूनियन तो खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए नाटो पर निर्भर है। अरे यूनियन ने हथियार बेचता है, ने डिफेंस बेचता है, तो यूनियन से हमें मिलेगा क्या? बच्चों यूनियन से हमें कुछ मिल नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप में सामरिक संबंध एक वीक लिंक है, फिर भी समुद्री सुरक्षा, इंडियन ओशन, चाइना का राइज होना, साइबर सिक्योरिटी, इन मामलों पर हम यूरोप से सामरिक सहयोग करते हैं। ये चैलेंज है। हम यहाँ पे कहाँ सामरिक सहयोग करते हैं? साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, तो इनके भी जहाज हाईजैक होते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसके बाद टेररिज्म। फिर भी क्योंकि राइज ऑफ चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगर हम यूरोप के साथ संबंध को आगे नहीं बढ़ाएंगे बच्चों, तो ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन लेकिन सवाल ये है, अफ्रीका के साथ क्या है बच्चों? अफ्रीका के साथ भी भारत धीरे धीरे सैन्य संबंध आगे बढ़ा रहा है। और कहा भी जाता है
अब बच्चों को कहा भी जाता है कि भारत अफ्रीका के बीच से संबंध इतने पुराने जितने पुराने महात्मा गांधी के। यानी मोहनदास करमचंद दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ से बन के क्या है महात्मा। इसका मतलब है कि अफ्रीका के पास कोई ऐसा मशीन है जो मानव को महात्मा बना देता है। लेकिन अब सवाल है जिबूती में सामरिक संबंध क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों इसलिए देखोगे हमारा 2023 में डिफेंस एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी हमारे पास तेजस एयरक्राफ्ट है, अब ये छोटे मोटे देशों को बिकेगा। दोस्तों हम अमेरिका से क्या लेते हैं? शिनुक। अमेरिका से लेंगे अपाचे। लेकिन अब अफ्रीकी देश इतना पैसा नहीं लगा सकते, तो वो क्या करें, छोटे मोटे एयरक्राफ्ट लेंगे। तो तेजस ऐसी चीज़ें वो हम अफ्रीका को दे देंगे। इस वजह से पेट्रोलिंग बोट, अब समुद्र में पेट्रोलिंग बोट है, अब राइफल है, ट्रक है, भाई ये सब तो भी तो मिलिट्री इक्विपमेंट है। समुद्री सर्विलांस के लिए जैसे मॉरिशस में हम लगा रखा है, सेशल्स, कोस्टल सर्विलांस, इन सब चीज़ों के लिए अफ्रीका और सारे अफ्रीकी सैनिकों को याद रखना बच्चों। हमारे यहाँ मसूरी में, हैदराबाद की अकेडमी में जहाँ हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को ट्रेंड करते हैं, वहीं अफ्रीका के लोगों को भी ट्रेंड करते हैं। अफ्रीका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इन सारे कैडेट को हम ट्रेंड करते हैं। अब विकसित देशों को छोड़ दोगे तो इंडिया में ट्रेनिंग सेंटर बड़े अच्छे हैं। हाँ, अमेरिका जर्मनी और जैसे तो नहीं है, फिर भी हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर अच्छे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसे अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर जिबूती में चाइना ने सैनिक अड्डा बना रखा है, जिबूती में क्या किया, जिबूती में चाइना का सैन्य अड्डा है, इस वजह से इंडियन ओशन में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है। तो चाइना हैड ऑलरेडी मेड अ मिलिट्री बेस इन जिबूती। तो अब इसको काउंटर करने के लिए तो बच्चों हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, सैन्य अभ्यास, सैन्य सामग्री को आगे बढ़ाना, ये भी आज की डेट में, इसीलिए मॉरिशस, सेशल्स, ये जो हिंद महासागर के देश हैं, अफ्रीकी महाद्वीप में भी आते हैं, इनके साथ हम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप आगे बढ़ा रहे हैं। अफ्रीका के साथ ये नया मामला है। और दूसरी बात कि अफ्रीका के साथ हमने क्या किया 2008 के बाद से, इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव। अब ये देखो बच्चों, भारत, अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव या भारत अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव, ये हमने एक नई परंपरा शुरू की 2008 के बाद से, इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव। तो इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव में क्या हुआ, अब अफ्रीका के साथ जो रिलेशन बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, सारे अफ्रीकी देशों को, सारे मतलब 55 अफ्रीकी देशों को, 55 अफ्रीकी देशों को इकट्ठे बुलाया 2008 में। अब ये यही तो मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है बच्चों। और ये दिखता है भारत एक महाशक्ति है, इसलिए यूरोप के साथ, यूरोप के देशों के साथ हम अलग अलग संबंध नहीं देखते। लेकिन कभी अगर मान लो जो फ्रांस के साथ अलग संबंध आपको लिखना आ जाए तो आपका सारे पॉइंट्स रहेंगे। मैं फ्रांस के साथ फिर वही क्यों, सामरिक है, विकसित देश है, टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, G7 का मेंबर है। तो दोस्तों अपने आप पे, फ्रांस का तो इंडो पैसिफिक में सबसे ज़्यादा आइलैंड फ्रांस के पास है। तो अमेरिका के बाद दूसरी दुनिया में दूसरी सबसे कोई ऐसा देश है, तो ये अपने आप 5 पॉइंटों से निकल गया। इसका मतलब कि भारत एक महाशक्ति, इसीलिए आप देखोगे हम पूरे यूरोप और अफ्रीका के साथ संबंध पढ़ रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ नहीं। क्योंकि हम नेपाल नहीं है बच्चों, भूटान नहीं है। लेकिन अब इसके बाद अगर 5 पॉइंट आपको बनाना होगी तब तो आपको बनाना आना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात होती है IR की, या किसी विषय को, जब आप किसी विषय को सीखते हैं तो मूल मुद्दा तो यही है। और हमने 2008 में एक नई परंपरा की कि 2008 में सारे अफ्रीकी देशों को इधर बुलाया। और जब हमने बुलाया तब, अब भाई एक एक देश के बजाय सबको बुलावा दिया जाए। लेकिन बच्चों, और उस समय जो पहला कॉन्क्लेव हमने किया था, चार गठबंधन सरकार थी, 22-25 लोग आए थे, और ये परंपरा पहले चाइना ने शुरू की थी। इसे कहा भी जाता है चाइना की फॉरेन पॉलिसी में सब प्रोएक्टिव रहती है। भाई फॉरेन पॉलिसी 2 प्रकार की है। अब कोई
कहीं पहल कर दे रहा है उसके पीछे आप चलिए, पहला ऑप्शन तो ये है। कई लोग होते हैं ना किसी के साथ बोलते रहें, बोलिए तो बोल देंगे, और कई लोग होते हैं जो ढूंढ ढूंढ के दोस्ती करते हैं। तो ऐसे लोगों की पॉलिसी प्रोएक्टिव है। चाइना की पॉलिसी प्रोएक्टिव रही है, और ये 2006 में चीन ने किया, उसके बाद हमने भी किया। लेकिन आप देखोगे हमारे यहाँ लोग आए ही नहीं। बच्चों का कोई कार्यक्रम आप कर रहे हो, लोग आपके यहाँ आ ही नहीं रहे, इसका मतलब कमी आपकी है। इसलिए याद रखना, किसी भी आदमी की पहचान करनी है उसके शादी विवाह कार्यक्रम में जाना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके यहाँ आए होंगे, समझ लो उतना ही सामाजिक आदमी है वो। तो ये खास बात है। तो कहा भी जाता है कि कमाल की बात है यार, अफ्रीकी देशों के लिए तो ये बात मानी जाती है कि 2015 में जब वही कॉन्क्लेव हमने किया, उसके बाद डिप्लोमेटिक एफर्ट के 54 देश आए थे बच्चों। इसलिए हमने क्या किया, अरे मेरे बच्चों इसलिए याद रखना, कभी किसी अपने दोस्त की शादी विवाह हो तो कूद के उसमें जाना, ये मत कहना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अरे तुम्हारी शादी होगी तो एग्ज़ाम की तैयारी वही करेगा। एक हमारे यहाँ राजा थे, जब उनके यहाँ शादी का निमंत्रण आता था, शादी में जाते नहीं थे, अपने जूते भेज देते थे, भाई राजा महाराजा कैसे शादी में जाएं। तो उनके यहाँ शादी पड़ी तो सब वापस जूते लोगों ने उनके यहाँ भेज दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों याद रखना, इसलिए आपको देखना है कि अफ्रीका इंडिया कॉन्क्लेव जब हुआ 2015 में, लगभग 54 देश आए, सबको एक किस्म का सूट सिलवा दिया गया। ये सब पर्सनल डिप्लोमेसी है बच्चों। इसलिए कोई पार्टी में आए, गिफ्ट दो उसको। कई लोग तो इतने कंजूस होते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं कर पाते। अरे बच्चों, गिफ्ट देकर किसी को अपना बना सकते हो, और 10 रुपये खर्च करके 100 रुपये काम ले सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ लोग कितने कैसे हैं। इसलिए आप याद रखना, अरे शादी विवाह करो, बर्थडे करो, धूमधाम से करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाओ। अरे मिनिस्टर को बुलाओ, एमपी को बुलाओ, जितने लोगों को बुला सकते हो। अरे खूब दमदमा के खर्च करो, और खर्च भले ही उधार लेकर करो, तो लोग समझ जाएंगे हाँ यार ये तो बड़ा पावरफुल आदमी है। और फिर आप कोई काम मांगने जाओगे, दे दोगे। इससे बच्चों, दिल्ली के बिजनेसमैन गुजराती मारवाड़ी सीखो, उधार लेकर भी बड़ी कार रखते हैं। अरे जब टूटी कार तुम्हारे पास है तो क्या तुम अगला आदमी से करो बिजनेस करेंगे, तो अगला आदमी समझ जाएगा अरे यार ये तो फुक्कड़ आदमी है। ये सब बिजनेस तरीका होता है बच्चों। तो अब अगर मान लो कि कल के लिए इंडिया अफ्रीका, आप देखो कैसे करंट अफेयर के सवाल बनते हैं। मान लो कल के लिए आपसे पूछ लिया गया इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव क्यों हुआ, अब जैसे अगला कॉन्क्लेव होगा तो आपको स्मरण आ जाएगी। इसीलिए बच्चों देखो, अफ्रीकी देशों का हमने क्या किया, हमने कहा भाई कि सारे G20 में अफ्रीकी देशों को सदस्यता दी जाए। ये इंडिया ने पहल की तो अफ्रीकी देश खूब खुश हुए। G20, इसलिए बच्चों G20 हमने उनको शामिल करा दिया। और यही मामला है, चाइना कहता है ओ गुरु हम समझ रहे हैं तुम अब फिर अफ्रीका का नेता बनना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों का जमाना था गुड अफ्रीका का, हमने अफ्रीका के साथ तुम थे। अरे हमने अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। गांधी ने तो राष्ट्रीय आंदोलन न्यू अफ्रीका से रख दी थी। यानी हमारे देश ने, भारत में आज़ादी के बाद हमने अफ्रीका से उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के खात्मे का बड़ा आंदोलन किया। तो अफ्रीका के लोग इसे याद रखते हैं। लेकिन बच्चों दुनिया बदल गई, अब वही बात पुराने घसीटते रहोगे बात नहीं चलेगी। अफ्रीका ही चेंज होगा, हम भी चेंज हो गए, अब वो ना अफ्रीका रहा ना हम रहे। इस आज के डेट में क्या है, कॉन्क्लेव होगा। अब कॉन्क्लेव का मुद्दा क्या होगा बच्चों, वही होगा। अरे जब इंडिया अफ्रीका के लोग मिलेंगे तो मुद्दा क्या होगा, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, ट्रेड। अरे बच्चों मुद्दा तो यही होगा, इसलिए अब देखना अफ्रीका में सबसे बड़ा टेलीफोन प्रोवाइड करने वाला एयरटेल। इसलिए ई एजुकेशन, ई आरोग्य, ई भारती, ये क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। वहाँ सारे अफ्रीकी देशों को हमने ऑप्टिकल फाइबर जोड़ रखा है। इसलिए चाइना के मॉडल पे हम नहीं चल सकते, और हम कोशिश करते हैं कि अफ्रीका के देशों में लोकतंत्र बढ़े, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र ये अगर यकीन मानो, पूरी दुनिया भारत को लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बावरे लोग हैं जो कहेंगे इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। कमाल की बात है यार। इसलिए बच्चों इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव होगा तो मुद्दे तो यही होंगे, इसलिए याद रखना मुद्दे नहीं बदलते। इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव होगा तो मुद्दे यही रहना है। और अब सवाल है कि अगर मुद्दे यही हैं तो निश्चित तौर पर अफ्रीका के साथ हम G20 में भी हैं, अफ्रीका के साथ कुछ अफ्रीका के देश ब्रिक्स में भी हैं। इसलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आधार क्या है दोस्तों, कि अगर हम महाशक्तियों के साथ संबंध बना रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि विकासशील देशों के साथ हमारे संबंध खत्म हो गए।
अफ्रीका के साथ अलग संबंध है, अफ्रीका के साथ हम आज भी हैं। G20 में उनकी संस्था का समर्थन किया और इसीलिए हम तो कहते हैं कि सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए। हम तो अफ्रीकी देशों के लिए सुरक्षा परिषद में सीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूरोप तो पहले सुरक्षा परिषद का पार्ट है। यूरोपीय लोगों को सुरक्षा परिषद में स्थान नहीं चाहिए, बल्कि हम उनसे उम्मीद करें भाई तुम थोड़ा सा अपना दरवाज़ा खोलो। हाँ, अफ्रीका में समस्या है, निर्याती संघर्ष हो जाएगा, सूडान अलग जल जाता है, सोमालिया में अलग झगड़ा हो जाता है, ये अफ्रीका की समस्या भी है। लेकिन चाइना ने कैसा बाजार किया है अफ्रीका में। लेकिन दोस्तों, अफ्रीका में ज़्यादातर देश जो चाइना से लोन लिए हुए सब बर्बादी के कगार पर जा रहे हैं। इस इंडिया का मॉडल क्या है, वे क्षमता निर्माण करो, क्षमता निर्माण करो। उसके लिए हम आर्थिक सहायता भी देते हैं। लगभग 60 से 8 बिलियन डॉलर की सहायता हमने अफ्रीकी देशों को दी है। यही क्षमता निर्माण कार्यक्रम, यही सॉफ्ट पावर है। यही बच्चों हैं यूरोप और अमेरिका। ये यूरोप और अमेरिका है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो भी डायस्पोरा है। तो अब सवाल पूछ लो, आप जरा ऑन कर दो तो। कि अफ्रीका में अधिक विकास न होने के कारण विदेशी कंपनियां उन्हें उबारने की जगह उनका फ़ायदा अधिक देते हैं, जैसे चीन। अरे दोस्तों देखो, अब ये विवाद का विषय मेरे बच्चों, आज तक यही सब, अरे वो विदेशी कंपनियां अपना फ़ायदा देखती हैं। अब ये बड़ा विवाद का विषय है, ये तो आप जानते हो, आप लोग ज़्यादा होशियार हो। लेकिन हमने कहा इसी बात को दो तरीका है देखने का। देखकर जाइए, ये बिना क्या क्या लिखा है, बाय बाय ऑस्ट्रेलिया के साथ इलाहाबाद के। ओ, अरे मेरे बच्चों, तुम लोग पॉलिटिक्स की बात मत करो यार। अफ्रीका कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है बच्चों? अरे मेरे बच्चों, इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य वही है। अरे जो कॉपरेशन हमने लिख दिया वही कॉपरेशन, ऊर्जा, व्यापार। किसी बच्चन का एफटीए क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। मेरे बच्चों, मान लो कि हमने अफ्रीका में जूता भेजा, जैसे मान लो कि दिल्ली से हमने जूता भेजा मुंबई में, तो उसमें कोई टैरिफ प्रशुल्क लगेगा नहीं। वैसे फ्री ट्रेड के साथ जब हम लंदन में जूता भेज देंगे उस पर प्रशुल्क नहीं लगेगा। लेकिन मान लो कि 500 वस्तुओं का व्यापार हम लंदन के साथ कर रहे हैं, कुछ पे लगेगा कुछ पे नहीं लगेगा। नेपेड क्या है? नेशनल पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट। कॉन्क्लेव का मतलब सम्मेलन होता है मेरे बच्चों, सम्मेलन। अब अफ्रीका के 55 देश आएंगे, इधर हम आएंगे, और जब आपस में लोग मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे? व्यापार की बात करेंगे। किसी बच्चे ने कहा एफटीए से क्या फ़ायदा होता है भारत को? अरे मेरे बच्चे, भाई वस्तुएं सस्ती होंगी ना, जिसके साथ हमारा एफटीए होगा हमारी वस्तुएं वहाँ सस्ती पहुँचेंगी, क्योंकि हमारी वस्तु प्रशुल्क नहीं लगेगा। वहाँ की वस्तुएं हमारे यहाँ आएगी तो व्यापार बढ़ने की संभावना इससे ज़्यादा होती है। सर यूरोप अफ्रीका से ज़्यादा पावरफुल है? अरे कमाल की बात करते हो यार, आपने तो ऐसा पूछ लिया कि योगी और मोदी में कौन पावरफुल है। अरे मेरे बच्चों, मोदी ही होंगे। यूरोप के सामने किसी कंपैरिजन है? पूरी दुनिया के महाद्वीप में यूरोप से ज़्यादा संपन्न पावरफुल कोई है ही नहीं। अफ्रीका तो सबसे पीछे है मेरे बच्चों, अफ्रीका सबसे पीछे है। मतलब तुम ये पूछ रहे हो कि सलमान खान और राजपाल यादव में कौन पावरफुल है? अरे मेरे बच्चों, सलमान खान ही हो गए ना। पॉलिटी पीटी का रिवीजन करवा, अच्छा मेरे दोस्तों पहले ठीक है बस। किसी बच्चे में एपिक क्या है? एशिया पैसिफिक, सॉरी, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपिक है, जिसमें 21 देश हैं, और ये एशिया पैसिफिक देशों का संगठन। इसमें इंडिया नहीं है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब है। लेकिन लोग योगी से ज़्यादा डरते थे। अरे मेरे बच्चों, मन मजाक किया। क्या भारत को अफ्रीका में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहिए? एक बात याद रखना बच्चों, हम वर्चस्व की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। इंडिया खास फॉरेन पॉलिसी है। देखो चाइना को पावर मिल रहा है, चाइना सबको ठांस रहा है, चाइना सबको पीछे कर रहा है। हमारा फिलॉसफी क्या है? सबका साथ सबका विकास मेरे बच्चों। इसलिए ये सब हम काम नहीं करते। अरे मेरे बच्चों, गाइड करने के लिए तो हम है ही है हमेशा आपको, हमें आप लोग बस मेहनत से पढ़ो खूब। इसे कहते हैं अभी बेरोजगारों की स्थिति अफ्रीका जैसी है। अफ्रीका से यूरोप बनना है मेरे बच्चों, खूब जी जान से पढ़ो, जी जान से पढ़ो। केजीएस का भी नाम करो यार, इतने सस्ते में देखो तुम लोगों को पढ़ाई मिल गई है, ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। नहीं तो अब इसका फ़ायदा उठाओ, इसको एकदम ज़बरदस्त, क्योंकि फ़ायदा उठाओ, नहीं तो फिर पता चला अफ्रीका ही बन जाओगे। अफ्रीका से मैं यूरोप तरफ आगे बढ़ना है मेरे बच्चों।
यूरोप के साथ एफटीए के साथ इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हुआ? अरे मेरे देखो, फिर मैंने कहा बच्चों, हम जब एफटीए करेंगे तो अपने उसके शर्ट टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, और आप एफटीए वगैरह इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ोगे। पढ़ते पर अच्छा, किसी बच्चे ने कहा पॉलिटी पढ़ते समय, अरे मेरे बच्चों सब आप समझदार हो यार, इतने बातें आप जो आप लोग लिखते हो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, उसके बाद फिर पूछना भी, तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसा कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा। बच्चों बस एक बार दिल लगा के पढ़ो, एक बार दिल लगा के पढ़ो, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है समझ में नहीं आएगी बच्चों। क्या ओवर थिंकिंग को कम कैसे करें? अरे मेरे देखो, ओवर थिंकिंग कई बार होती है बच्चों में। अरे मेरे बच्चों, ओवर थिंकिंग कैसे कम करोगे? थोड़ा सुबह उठो, सुबह उठो, थोड़ा सा एकांत में बैठना सीखो, अपने ऊपर कंट्रोल करो बच्चों। इसे मैं बार बार कहता हूँ, देखो अभी युवावस्था में आपके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, सकारात्मकता है, लेकिन उन्हें एनर्जी बटी हुई है। एनर्जी को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका, थोड़ा बैठो, आंख बंद करके बैठो, अपने ऊपर सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन में पर्पज़ क्या है, तो अपने आप मेरे बच्चों अच्छा कर जाओगे। इसलिए ओवर थिंकिंग कम होगी। और थिंकिंग मानो की विशेषता, थिंकिंग कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको थोड़ा एकदम धार दे दो, जिस दिशा में चलना है उस दिशा में चल दो। अफ्रीका मानवता का पलायन होने के बावजूद पाल, देखो मेरे बच्चों, यही बात ध्यान में रखने की, किसी देश के विकास के लिए वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, वहाँ मानव संसाधन चाहिए, वहाँ विकास चाहिए, और दोस्तों वहाँ पे कहीं ना कहीं उद्यमशीलता भी चाहिए। कई बार देखो एक समस्या क्या होती है, जो प्रकृति के पास बहुत लोग मिलते हैं, पहला जिनको प्रकृति ने बड़ी सारे संसाधन दे दिए, वो कई बार बहुत आलसी हो जाते हैं, डेवलप नहीं करते। यूरोप में आप देखो, यूरोप में इतनी ठंडी होती है कि वहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। अफ्रीका में काम न करो तो भी आप रह लोगे, इंडिया में काम न करो तो भी, यूरोप में नहीं रह सकते आप। यूरोप में ठंडी लगेगी, ठंडी लगेगी तो काम करना पड़ेगा। इसे बच्चों ये भी अपने आप में मामला है कि अरे अरे बच्चों, दिमाग देखो, जवानी में दिमाग भागता ही है, बस धीरे धीरे कंट्रोल करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, सब हो जाएगा। तो ठीक है मेरे बच्चों, कल आपका लास्ट टॉपिक होगा, कल आपका लास्ट टॉपिक बता दूंगा। उसके बाद अगर जो कहोगे एक आध क्लास और भी मैं ले लूँगा, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। तो कल आपको मैं बता, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, कल संयुक्त राष्ट्र संघ बताऊंगा बच्चों।